हाय माय जनता पार्टी, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। एंड आई रियली होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हों, अच्छे से। खूब सर्दी वाला मौसम हो रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं मुझे पता है, बट हमारी प्रिपरेशन भी उतनी जोरों शोरों से चल रही है। तो अब हम लोग अपने थर्ड चैप्टर के सेकेंड एमसीक्यूज पे हैं। एक बार देखते हैं क्या है इस एमसीक्यू में और कितना कॉन्फिडेंस ये हमें दे सकता है भी। अरे लेट्स सी। ओके, सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि देखो ये क्या इधर उधर हो गया है, गड़बड़ हो गई है, तो आपको पता है कि रास्ता कहाँ से आना है। तो चलो जरा थोड़ा ढूंढते हैं हमारा सेकेंड एमसीक्यू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, 24 क्वेश्चंस है। सबसे बड़ी बात तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। एंड लेट्स बिगिन नाउ। A student heat 25 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट A with 50 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट B। कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने कि दो रिएक्टेंट्स ले लिए, एक 25 ग्राम का है, एक 50 ग्राम का है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको सामने सामने लिख के बताती हूँ तो मेरे पास भाई अगर एक रिएक्टेंट है और इसी के साथ एक B रिएक्टेंट है जो कि 50 ग्राम का है। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उसको एक C प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि 50 ग्राम उसने रिकवर कर लिया है और 25 ग्राम उसने अनरिएक्टेड B, यानी कि इसका जो हिस्सा था उसका 25 ग्राम उसको अभी भी यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो आप टोटल देख लो कितना हो गया। हमारा टोटल बराबर है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज कंफर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि आपने ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख के हमें दिया है कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस ये अनरिएक्टेड। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया है। 25 ग्राम ऑफ बी ने रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ओके वेट। तो ये बेसिकली जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। जरा ऑप्शन से एक बार देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला सिनेरियो है? आपको प्रोपोर्शन दिख रहा है ऑलरेडी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑल्सो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो भाई लास्ट वाले को तो हम सबसे पहले कैंसिल आउट यहाँ से करते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ना। अब बात आती है कि क्या ये मास के बारे में हमें बताता है? बिल्कुल बताता है, क्योंकि A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस अनरिएक्टेड B का अगर हम मास देखते हैं तो वो तो बराबर है। साथ ही साथ में ये हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स्ड मास के बारे में भी बताता है ना। तो इस वजह से व्हाट वुड बी आवर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। कंजर्वेशन ऑफ मास डेल्टन की कौन से बात से या स्टेटमेंट से हम डिराइव कर सकते हैं? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम मास एंड हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये तो बहुत सीधा सीधा बोल दिया गया है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये हमें पता है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। व्हाट डू यू पीपल थिंक अबाउट इट? एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक हमें ये बात बोली गई है। और साथ ही साथ द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। कोई भी एटम्स अगर हम लेते हैं तो किसी भी गिवन कंपाउंड में वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या कहता है कि हमेशा मास ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 3rd। ओके, सो यहाँ पर जो थोड़े से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये थोड़े एक्सप्लेनेशन में रिक्वायरमेंट मांगते हैं, पर ठीक है, अगर एक बार हम साथ में इसे समझ लेंगे तो हमारे लिए ही आगे के लिए अच्छा है ना। चलिए, सो अब हम आगे देखते हैं। 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड A। अब आपके पास कोई भी कंपाउंड है जिसका 5 ग्राम आपके पास है और उसको हमने कंपाउंड B के 10 ग्राम के साथ ऐड कर दिया है, जिससे कि हम एक नया प्रोडक्ट बना सके, नया कंपाउंड बना सके जिसका नाम है प्रोडक्ट C। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द मास ऑफ C अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या सिखाता है? A प्लस बी इज इक्वल्स टू C। सो अगर हम 5 प्लस 10 करते हैं तो विदाउट एनी डाउट वी जस्ट हैव टू नो कि वो 15 ग्राम ही होने वाला है। ठीक है, चलो आसान था ये भी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाप रे कितने क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मास पे ना। ठीक है, हम लोगों ने तो तैयारी कर रखी है ना, तो हमें किस बात का डर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट
क्या बात कर रहे हो, ये तो आपने सीधा सीधा हमें हमारा डेफिनेशन ही दे दिया है। तो बिना किसी और ऑप्शंस को देखे हुए गैसेस, एपरेटर्स, कैटलिस्ट, क्या ही देखना है, प्रोडक्ट वाला मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। द रिएक्शन यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा एक्सपेरिमेंट आप इन कैटेगरीज में से यूज करोगे जिससे कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वेरीफाई कर सको, है ना। सो व्हाट वी हैव प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन एंड बोथ ए एंड बी। तो देखो सबसे मतलब बढ़िया से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? कई बार हम लोग क्या करते हैं, आपने सुना है कि अगर मैं किसी एसिड और बेस को ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड की बात करूँ तो हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, अगर मैं बेस की बात करूँ या अल्कली की मैं अगर बात करती हूँ तो हम साबुन ले सकते हैं, सरफ ले सकते हैं। अपने घर पे जो डिटर्जेंट होता है जिसको हम सफाई करने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, वो ले सकते हैं। और अगर आप उन दोनों को मिलाओगे ना तो आपके पास एक न्यूट्रल एलिमेंट यानी कि पानी जैसा कुछ आने वाला है। होता ऐसा है, ठीक है, दोनों ना एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि एक कॉइन के दो हिस्से, हेड और टेल, वैसे ही एसिड और बेस होते हैं। तो इन रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं और ये हमें वेरीफाई करने में मदद करते हैं अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। The atomic masses and chemical properties of sulfur and phosphorus। तो आपके पास दो एलिमेंट्स है, सल्फर एंड फॉस्फोरस, उसके एटॉमिक मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ओके, अलग अलग हैं। तो आप इसे किस तरीके से बता सकते हो, किस पॉइंट से? क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये, या फिर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी? तो भाई हमें यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट का जो मास होगा या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे वुड बी डिफरेंट। तो ये हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में नहीं बताया है, बल्कि ये हमें डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पता लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। काफी अच्छा एग्जाम्पल था, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था। चलिए, सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन में क्या है, व्हेन CaCO3 इज हीटेड, जब भी आप CaCO3 को हीट करते हो तो वो या तो कार्बन ऑक्साइड बनाता है या फिर वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड था यहाँ पर। सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मास ऑफ प्रोडक्ट इफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड? तो बहुत सिंपल है, अगर आपने 100 ग्राम CaCO3 को आपने हीट करा है, ठीक है, 100 ग्राम आप ले लो कि आपने कोई भी अपने खाने का आइटम ले लिया, 100 ग्राम आपने मूंगफली ले ली, आपने उसको अगर गर्म करा है, ठीक है, तो अब अच्छा उसमें से दो अलग अलग फॉर्म आपके पास आई है, एक आ गया हमारे पास CaO, एक आ गया हमारे पास CO2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर रहा होगा? स्टेटमेंट नंबर द सम ऑफ द प्रोडक्ट मासेस। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट का मास है, ठीक है, उसका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट यानी कि CaCO3 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, या फिर आप इसमें क्या बोल सकते हो, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, है ना, या फिर इंडिविजुअली वो 100 ग्राम के होने चाहिए? नहीं, बल्कि वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो सिंपल जो रिएक्टेंट वाला जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास का हमने लॉ पढ़ा है, उसी को इन्होंने आपके सामने एक अलग फॉर्म में रख दिया। चलिए, सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 3 ग्राम ऑफ कार्बन बंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई कोई भी आपके अकॉर्डिंग टू सम लॉ जो भी आपको गिवन है, इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, उन दोनों ने फॉर्म करके 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो सिंपल मैथ्स लग रहा है ना हमें, तो ये 3 + 8 11 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे भी हम सिंपल मैथ्स लगाएंगे। व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मास होगा जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम? अरे 50 + 3 53, ज्यादा सोचने का नहीं है ना। हमें पता है कि सिंपल उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी क्या करा है, ऐड करा है, तो भाई हम क्यों अपनी ज्यादा मगजमारी करेंगे, है ना, सिंपल ऐड करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है? ठीक है, सो इन अ केमिकल रिएक्शन एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व रेयर एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग देम। केमिकल रिएक्शंस में हमें अपने एलिमेंट्स को बचा के रखना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सो ना केमिकल रिएक्शन द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर। क्या ऐसा कभी हमने सुना है कि हमारे पास जो चाय आई है बनके वो हमारे पानी और दूध से ज़्यादा थी? अरे कभी नहीं हो सकता है, बराबर होगी, है ना। अगर या फिर अगर वो इवेपोरेट हो गई तो कम हो जाएगी, बट वो भी कहीं ना कहीं तो इवेपोरेट हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रोडक्ट निकले ही निकला है, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में क्यों ना निकला हो, बट वही ज़्यादा तो नहीं आ सकती। बहुत सिंपल सी बात है, तो इसको भी हटा दो। इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज कंजर्व्ड। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ओके, सो लास्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मैटर को आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो, स्टेटमेंट ही गलत दे रहे हो। तो फोर्थ वाला छोड़ो, थर्ड विल बी द राइट वन एंड यस वी आर डन। चलो इसी के साथ बाजी मारते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true about the law of conservation of mass? फिर से वही बात कर रहे हैं बट क्वेश्चन का ढंग अलग है देने का। क्या है? If two elements form more than one compound, कोई भी दो एलिमेंट्स है जिन्होंने एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करे हैं between them, then the ratio of the masses of the second element combined with the fixed mass of the first element। क्या बात कर रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं था। सुबह कभी अगर पढ़ना पड़ जाए ना इतना भी तो छोड़ दिया करो, उसे पढ़ना ही नहीं है। द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल केमिकल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। उसके बाद सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कैन चेंज देयर स्टेट बट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। स्टेटमेंट तो देखो आपको पढ़ते हुए ही समझ आ जाना चाहिए कि सही स्टेटमेंट हमारा लास्ट वाला है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर होने वाला है? वो आपके बराबर होगा प्रोडक्ट के। तो हमारा जो करेक्ट वाला है वो लास्ट वाला है। करेक्शन आपको मैंने बता दिया है, सो आप इसको ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलिए सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? प्राउस्ट, ऑलवेज प्राउस्ट। सो बेसिकली यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट कैवेंडिश, डेल्टन, लेविसॉय, इनमें से किसी ने नहीं। लेविसॉय ने आपको कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था, डेल्टन ने दोनों को जोड़ के तालमेल बिठाया था, है ना। और कैवेंडिश का यहाँ पर अभी काम नहीं है, तो प्राउस्ट विल बी द वन जिन्होंने हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not in accordance with Dalton atomic theory? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू हु? डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। यस वी ऑल नो, डेल्टन ने सबसे पहला स्टेटमेंट ही ये बोला था कि भाई सारे जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। Atoms can be divided into proton, neutron and electron. Yes, बिल्कुल बताया था कि वो डिवाइड हो सकते हैं। Atoms of given element are identical in mass and chemical proportions. Obviously, अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो उसका जो मास होगा बराबर होगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बराबर होंगी। Atom combine the ratio of whole numbers to form compounds. Completely agree. सिर्फ एक बात यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ है। देखो, जब डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उन्होंने ये 3 वर्ड्स का कहीं पर भी यूज नहीं किया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, बल्कि डेल्टन ने कहा था कि आपका जो एटम है वो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, सो गलत स्टेटमेंट आपका सेकंड है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये भी तो कहा होगा, वो भी तो कहा होगा, बट नहीं है ना। इसी में आप कंफ्यूज हुए। यही मैं आपको देख रही थी, देखती हूँ मैं अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो में एक बार ये भी देखूंगी, आपके कमेंट्स चेक करूंगी किसने इसको हाँ कह दिया था या फिर किसने इस पे पॉइंट आउट किया। जिसने पॉइंट आउट किया ना, मतलब दिमाग उसी का चल रहा है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से करेंगे इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी? सबसे बड़ा ड्रॉबैक डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या था वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि वो ये बता ही नहीं सके कि आपका जो एटम है वो डिवाइड भी कर सकता है, बल्कि वो डिवाइड कर सकता है और वो आगे जाके
हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ भी है ना। सो यहाँ पर आपको बोलेंगे मेजर ड्रॉबैक हमारा बस एक ही था, बाकी पॉइंट्स आप पढ़ के देखोगे, देखो नीचे वाले का तो कोई सोर्स ही नहीं बनता है, बाकी पढ़ के देखोगे सब सही निकलेगा। मुझे तो सबसे पहले एक भाई बात दिख गई है कि ये क्या कह दिया आपने, डिवाइड नहीं हो सकता है, डिवाइड तो भाई हो सकता है, हमने अच्छा खासा पढ़ा है। तो वहाँ पर डेल्टन का एक ड्रॉबैक रहा था। ओके चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब सच में पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे नहीं पता था इतने सारे क्वेश्चंस हमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास पे पढ़ने हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंपॉर्टेंट है तभी इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे। मास कैन ईदर बी क्रिएटेड, क्या हम मास को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप रहते हो, ठीक है, बट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिंपल है, क्योंकि मास के बारे में आपसे पूछा है तो मास वाले स्टेटमेंट पर ही हम अपना फोकस रखने वाले हैं। ओके ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं, द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मास दिख रहा है, बिना सोचे समझे, बिना बाकी ऑप्शंस को देखे उसको मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट। अगेन आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट इनमें से एक नहीं है, कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। लेट्स सी, देखते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन नॉट कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो। किसी भी सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन नहीं हो सकते हैं। नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल, नीदर वो क्रिएट हो सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंड एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो बेसिकली यहाँ पर है कि नॉट अ पोस्टुलेट। ओके, तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में नहीं कहा, देखो उन्होंने इसके बारे में भी बोल रखा है, उन्होंने इसके बारे में भी बोल रखा है, और उन्होंने मुझे लगता है कि गिवन कंपाउंड भी फिक्स्ड है। तो ये बात उन्होंने नहीं करी है कि भाई एक से ज़्यादा रेशियो में आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पहले भी मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना कि यार ये हमें पता है उन्होंने बोला है, ये हमें पता है उन्होंने बोला है, बट ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा, तो बस आंसर यही है, मान जाओ आंसर यही है। ठीक है, सो चलो आगे देखते हैं। Which type of reaction is being used in the experiment of verifying the law of conservation of mass? Again आपसे पूछ लिया गया है कि अगर आपके पास कुछ reactions हैं तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे वेरीफाई कर पाओगे। सो द करेक्ट आंसर, डीकम्पोजिशन। बिल्कुल भी नहीं बता पाते हो, क्योंकि डीकम्पोज हो गए तो अब मास को टोटल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। डबल डीकम्पोजिशन, नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी इधर उधर अगर आपके रिएक्शंस या रिएक्टेंट चले गए हैं तो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो बचने वाली बात आती है सिर्फ प्रेसिपिटेशन पे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास बच जाता है। तो एक तरीका है जिससे कि आप प्रोडक्ट में आए हुए मास को भी वेरीफाई कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर डिकम्पोज टू गिव। फिर 9 ग्राम आपके पास वाटर है, ये आपको अगर डिकम्पोज करना है तो हमें पता है हमेशा H और O का जो रेशियो रहता है वो 1:8 का रहता है, यानी कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। अब देखो यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको भी पता है कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने लिखना था 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मैं लिख देती हूँ कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं। सो टुडे मैंने इसको तो चेंज कर दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आपको बता रही हूँ सही क्या होगा। सही आंसर सुन लो, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। बस ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, हु स्टेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी क्वेश्चन का तो इंतजार था इतनी देर से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें लेविसॉइड ने बताया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ऐसे ही आते रहे तो बढ़िया है। चले देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 पे है हम लोग, एंड डोंट मूव एनीवेयर एल्स, कहीं भागना नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इफ ऑल द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीटली यूज्ड, अगर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स को यूज कर लिया है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से आपके रिएक्शंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। रिएक्टेंट मस्ट कंटेन मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बात ही नहीं है, बराबर होना चाहिए, हमें बस इतना पता है। सो इसको बराबर वाला कुछ ढूंढते हैं, अगर यहाँ पर है तो बराबर वाला तो हमें लास्ट के 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शंस को छोड़ दो, सही बता रही हूँ। डेंसिटी के बारे में लास्ट ऑप्शन में बात कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में हमने पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, थर्ड अपना देख लो, ठीक है। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अलावा किसी भी स्टेटमेंट को आप लोगों ने देखना भी नहीं है। क्लियर है? चलो अब हमारे पास आते हैं असर्शन रीजन। रूल्स आपको पता है, असर्शन रीजंस में दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देन सी की क्या एप्रोप्रिएट आंसर इसका हो सकता है। सो असर्शन में आपको बोला गया है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है एंड ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। तो अगर Al2O3 बनना चाहिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। इफ यू वांट, किसी को अगर थोड़ा सा जानना है तो मैं बता देती हूँ। देखो एल्यूमिनियम की +3 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो सिंपल Al2O3, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको जो रीजन गिवन है वो उल्टा गिवन है, यानी कि फॉल्स है। तो अगर मैं इसको मार्क करना चाहूंगी तो क्या कहूंगी कि मेरा जो असर्शन है वो ट्रू है, बट जो गिवन रीजन है वो कंप्लीटली फॉल्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, अगर ऐसे ही अच्छे हमें क्वेश्चंस मिल जाए तो बात ही क्या है। A molecule is the smallest particle of an element. मॉलिक्यूल जो है फ्री एग्जिस्टेंस के लिए सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाया जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। देखो यहाँ पर ये करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट वो उसके साथ सिंक नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लीट उसका नहीं है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट रीजन वो नहीं बनता है। दोनों स्टेटमेंट आपस में ठीक है, मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केपेबल है फ्री एग्जिस्टेंस के लिए, और नंबर ऑफ एटम्स को हम एटॉमिसिटी कहते हैं, बट एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का हमेशा जो रेशियो रहता है 1:8 रहता है, बिल्कुल हम मानते हैं। वाटर ओबेज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जी हाँ, एक्चुअल में वाटर क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमेशा फॉलो करता है, चाहे पानी आपका घर का हो, चाहे पानी मेरे घर का हो, चाहे पानी वहाँ का हो, कहीं का भी पानी है, बट हमेशा उसका जो रेशियो होगा 1:8 होगा। सो यही हमारा करेक्ट रीजन भी है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट एक बार देख लेते हैं, आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आयंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। किसने कह दिया आपसे? आयंस का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या फर्क पड़ता है। और रीजन क्या है, आयंस आर फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली आयंस जो हैं वो अगर गेन करते हैं तो नेगेटिव होंगे, लूज करते हैं तो पॉजिटिव बनेंगे। तो आपका जो रीजन है वो ट्रू है, बट असर्शन फॉल्स, ठीक है। टाइम आ गया, देखिए रिजल्ट्स, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या है हमारे आंसर्स। ओ कूल, वी हैव स्कोर्ड 24 आउट ऑफ 24। सो ये तो बहुत मज़ेदार है और काफ़ी लंबा चौड़ा आपका इस पूरे चैप्टर का एंड है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर भर के इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, बट येस वी हैव डन सम अमेजिंग जॉब। सो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो भाई क्या ही बात है ना, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।